नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से और मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बात की थी कि जिस व्यक्ति के पास जन्म कुंडली नहीं है तो उसकी प्रश्न कुंडली को यूज़ करके हम कैसे देखेंगे कि उसकी अर्ली मैरिज होगी या नहीं होगी। मतलब कोई भी हमारे पास आया और हम देखकर कैसे बताएंगे कि उसकी जल्द ही मैरिज होने वाली है या नहीं। और दूसरा एक प्रश्न का हमने आंसर दिया था कि किसी भी व्यक्ति के रिश्ते के लिए, लड़के या लड़की के लिए, उसके किस रिश्तेदार को आगे जाकर बात करनी चाहिए जिससे कि रिश्ता आसानी से हो जाए। आज मैं मैरिज से रिलेटेड और भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पर बात करूंगा और ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें जन्म कुंडली से प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। और बहुत डिफ़िकल्ट तो यदि मैं प्रैक्टिकलिटी में कहूँ तो करना मुश्किल मानकर चलें कि यदि आप जन्म कुंडली से इन चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो डिफ़िकल्टी होगी। तो प्रश्न कुंडली से आपको दो एडवांटेज हैं कि किसी व्यक्ति की यदि जन्म कुंडली नहीं भी है तभी भी आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे, और दूसरा ऐसी छोटी छोटी बातों का आंसर दे पाएंगे जिनका आंसर आपकी जन्म कुंडली से पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही मैं कुछ प्रश्नों के आज आपको जवाब देखना बताऊंगा किस तरीके से करेंगे। तो जिस भी फ्रेंड ने यदि प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लें। ये एक पूरी सीरीज चलने वाली है, तो आप सक्सेसिव वीडियोस को देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। और मुझे लगता है ऐसी कोई सीरीज किसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं है, कहीं पर भी पढ़ाई भी नहीं जाती। तो ये बिल्कुल मैं आपके लिए यूनिक लेकर आया हूँ कुछ एक वीडियोस जिनकी हेल्प से आप मैरिज रिलेटेड प्रश्नों के आंसर आसानी से दे पाएंगे। अभी जो सबसे पहला हम प्रश्न डिस्कस करेंगे वो है हाइंड्रेंस टू मैरिज आफ्टर फिक्सिंग ऑफ अलायंस। मतलब सगाई होने के बाद मैरिज में होने वाले डिस्प्यूट, प्रॉब्लम्स। तो अक्सर हमने देखा है आज के समय पर ये बहुत ही कॉमन है कि हम एक कोई भी रिश्ता तय कर देते हैं, एंगेजमेंट हो जाती है, एंगेजमेंट के बाद डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन पता चलती है, उससे दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब वो किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी उस पर हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो एस्ट्रोलॉजिकली सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन होता है आपकी सडननेस, अचानक ही कोई भी बात होती है उसमें 8th हाउस का इम्पोर्टेंस होती है। 8वां भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि सडननेस और फियर, डर को भी रिप्रेजेंट करता है। और अचानक ही आए हुए ग्रीफ, मतलब अचानक आपको कोई दुख होगा, उसको भी 8वां भाव रिप्रेजेंट करता है। ये सभी कुछ मैं प्रश्न कुंडली के बारे में बता रहा हूँ आज, जो भी बताऊंगा कि आप जब भी नेगेटिव कोई भी प्रश्न आपके पास लेकर आता है, आप उस समय की, उसी समय की, आप जहां पर बैठे हैं एस्ट्रोलॉजर, वहां की आप और उसी डेट की एक कुंडली बनाएंगे जिसे प्रश्न कुंडली कहेंगे, और उस कुंडली के अंदर आपको ये चीजें देखनी है। तो इसमें क्या करना है, आपको एंगेजमेंट के बाद डिस्प्यूट आएगा या नहीं आएगा ये यदि आपको देखना है। कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो पूछता है कि भाई ये ठीक, आगे मैरिज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, एंगेजमेंट तो हमने कर दी है, ऐसे बहुत केसेस आते हैं। तो प्रश्न कुंडली बनाएंगे और प्रश्न कुंडली से हम कैसे कैसे देखेंगे, 8th हाउस एंड 8th लॉर्ड, अष्टमेश और 8वां भाव, कॉज मेजर ऑब्स्टेकल्स टू मैरिज, वो मैरिज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। देखना किस तरीके से है, क्या नियम है। सबसे पहले हम नियम देखते हैं, फिर मैं एक प्रैक्टिकल चार्ट पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इफ ए मैलिफिक इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस एंड इज एस्पेक्टेड बाई अनदर मैलिफिक, एस्पेक्टेड की जगह यदि वो कंजक्टेड हो तभी भी इस कॉम्बिनेशन को मानेंगे। 8वें भाव के अंदर अशुभ ग्रह कोई सभी बैठा हुआ है। यहाँ मैं आपको नेचुरल मैलिफिक की बात कर रहा हूँ, फंक्शनल मैलिफिक नहीं देखना है आपको प्रश्न कुंडली में, केवल नेचुरल प्लेनेट देखने हैं, फंक्शनल से कोई भी मतलब नहीं है। तो 8th हाउस में यदि एक मैलिफिक बैठा है, उसका एसोसिएशन है, उससे दूसरा मैलिफिक एस्पेक्ट कर रहा है, और इफ 8th लॉर्ड इज एसोसिएटेड विद 7th हाउस, 7th लॉर्ड एंड कार का वीनस। बड़ा सिंपल सा नियम है, 8वां भाव देख लो, वहां पर अशुभ ग्रह बैठा है या उसे देख रहा है पहला, या फिर 8th लॉर्ड जो अष्टमेश है उसका आपके 7वें भाव से, सप्तमेश से या कारक वीनस से किसी भी तरीके का कनेक्शन बन जाता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज बीइंग कैंसिल्ड आफ्टर द अलायंस इज फिक्स्ड। तो ये कॉम्बिनेशन है आपका एंगेजमेंट होने के बाद
मैरिज तय होने के बाद, फिक्स होने के बाद मैरिज कैंसिल हो जाएगी। तो हम देखते हैं एक ऐसा ही केस प्रैक्टिकली जो मेरे पास आया था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये मैं आपको रियलिटी में एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, इसे आप जन्म कुंडली से देखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लोग क्लेम करते हैं मगर बिल्कुल सटीक देखना बहुत ही मुश्किल है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये केस है आपका ब्रेक ऑफ एंगेजमेंट सॉरी। तो यहाँ पर ये मैंने एक कुंडली लगाई हुई है, ये कुंडली मेरे पास आई थी 29 अक्टूबर 2023 को। क्वेश्चन आया था मॉर्निंग में सुबह सुबह कि ये एंगेजमेंट हो गई है, कुछ दिक्कत चल रही है, क्या मैरिज टूट जाएगी क्या। तो मैंने उसी समय की ये प्रश्न कुंडली बनाई है प्रैक्टिकल, इसको मैंने देखा। तो यहाँ पर जो रोल है किसका है, 8वें भाव का, उसको इंपॉर्टेंस देखनी है आपको, और 8th लॉर्ड को। तो मैंने 8वां भाव देखा, तो 8th हाउस के अंदर राहु एक मेलिफिक प्लेनेट यहाँ पर बैठा हुआ है। तो हालांकि जुपिटर और मून बेनिफिक है, मगर राहु एक मेलिफिक प्लेनेट तो है ही 8वें भाव के अंदर। कॉम्बिनेशन क्या है, 8th हाउस के अंदर मेलिफिक हो, बेनिफिक भी बैठे हैं। तो एक तरीके से, पूरी तरीके से मैं नहीं कह सकता ब्रेक होगी, मगर फर्दर मैं देखता हूं तो इस पर एक मेलिफिक सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है और दूसरा मेलिफिक मार्स एस्पेक्ट कर रहा है। अब 8वें भाव पर बहुत ज्यादा मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो गया। देखिए तीनों मेलिफिक, हालांकि जुपिटर वहां पे बैठा हुआ है, अच्छी बात है। एक तो ये राहु केतु एक्सिस पर हो गया, शनि भी देख रहा है, मार्स भी देख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये नेगेटिव इफेक्ट है इसमें, इसके अंदर एंगेजमेंट में दिक्कतें होना श्योर है। अब टूटेगी या नहीं टूटेगी तो मैं एक दूसरा कॉम्बिनेशन भी देखने की कोशिश करूंगा कि 8th लॉर्ड का यदि वो 7th हाउस से, 7th लॉर्ड से या शुक्र से कोई भी लिंक हो जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं 8th लॉर्ड वन साइन है तो मार्स है। आप देखिए मार्स एक्चुअली यहाँ पर 7th लॉर्ड शुक्र को एस्पेक्ट कर रहा है, तो 8th लॉर्ड का यहाँ पर आपका 7th लॉर्ड से डायरेक्टली एस्पेक्ट से लिंक बन रहा है जुपिटर से। तो जुपिटर डबली एक्चुअली मार्स ही मार्स नहीं, उसको सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये जो 8th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड है, पूरी तरीके से पीड़ित है। 7th लॉर्ड का 8th लॉर्ड से एसोसिएशन हो गया। तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन मुझे डायरेक्ट कर रहा है कि मैं उस व्यक्ति को बताऊं कि भाई ये एंगेजमेंट आपकी टूटेगी, और ऐसा ही हुआ था इस केस में। जैसा मैंने बताया एग्जैक्टली वैसे कॉम्बिनेशन ही मिलेंगे, थोड़ा प्लस माइनस है, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ती है। कॉम्बिनेशन क्या था कि 8वें भाव में अशुभ ग्रह होना चाहिए, है राहु बैठा हुआ है, मगर शुभ ग्रह भी है तो आप वो आप लगा सकते हो कि थोड़ा कम एफ्लिक्शन हुआ। अब उसे एस्पेक्ट कर रहे हो अशुभ ग्रह, तो देखिए दो अशुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं, अब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो पहला कॉम्बिनेशन लग गया। दूसरा 7th हाउस, 7th लॉर्ड और वीनस का कनेक्शन हो 8th लॉर्ड से, तो यहां पर 7th लॉर्ड को 8th लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है। तो दोनों कॉम्बिनेशन इंडिकेट कर रहे हैं ब्रेक ऑफ एंगेजमेंट। इसको मैंने प्रेडिक्शन दिया था और वो बिल्कुल सही निकला, उनका 4-5 दिन के अंदर अंदर ही और भी डिस्प्यूट बढ़ गया और अल्टीमेटली उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ ली। नेक्स्ट यहां पर हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। सेकंड वन कि आपका डिस्प्यूट आएगा क्या, मतलब जरूरी नहीं होता डिस्प्यूट का मतलब टूटना जरूरी नहीं है। यदि 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है तो एंगेजमेंट टूट ही जाएगी। अब डिस्प्यूट हो जाता है कई बार किसी न किसी बात पर, मगर कुछ लोग उसको एंड में संभाल लेते हैं। तो डिस्प्यूट का क्या नियम है आपको पता है कि डिस्प्यूट का भाव होता है 6ठा भाव। तो यहां पर 6th हाउस एंड 6th लॉर्ड की इंपॉर्टेंस देखेंगे, क्योंकि ये सिग्निफाई करता है डिजीज, डिस्प्यूट एंड ऑब्स्टेकल्स को। ए मेलिफिक आर पॉजिटेड इन 6th हाउस, 6ठे भाव के अंदर अशुभ ग्रह बैठे हो एंड 6th लॉर्ड आपका इन्फ्लुएंस कर रहा हो 7th हाउस, 7th लॉर्ड और शुक्र को। देखिए टूटने में क्या किया था हमने, 8th लॉर्ड इन्फ्लुएंस कर रहा हो 7th हाउस, 7th लॉर्ड या शुक्र को, और 8वें भाव के अंदर मेलिफिक बैठा हो। ये कॉम्बिनेशन था एंगेजमेंट टूटने का। एंगेजमेंट के बाद डिस्प्यूट आने का कॉम्बिनेशन क्या है, 8वें भाव को उठाकर 6ठा भाव कर दो बस, क्योंकि 6ठा भाव डिस्प्यूट का है। कि यदि आपका 6th लॉर्ड है आपका 6ठे भाव के अंदर मेलिफिक बैठा हो और 6th लॉर्ड का 7th हाउस, 7th लॉर्ड या शुक्र से किसी भी तरीके का लिंक बन जाए, तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, प्रॉब्लम हो जाएंगी, उसके अंदर बात में थोड़ी रुकावट आ जाएगी, दोनों में नाराजगी पैदा हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर डिस्प्यूट बिफोर मैरिज, ये एक मैंने कॉम्बिनेशन है। ये कुंडली है 13 अप्रैल 2024 की 16:43 पर। इसके अंदर हम देखते हैं
कि डिस्प्यूट बिफोर मैरिज था क्या, किस तरीके का डिस्प्यूट था, क्या ब्रेक भी होगा क्या मैरिज में, ये देखने की हमने कोशिश की। उनके बीच में कुछ लड़ाई चल रही थी तो वो लोग आए कि भाई ये डिस्प्यूट तो नहीं हो जाएगा, ज़्यादा बात तो नहीं बिगड़ जाएगी, क्या मैरिज टूट तो नहीं जाएगी, तो हमने इस तरीके से देखने की यहाँ पर कोशिश की। तो अब देखिए दो दो मेलिफिक बैठे हुए हैं छठे भाव के अंदर, सैटर्न और मार्स 6 हाउस के अंदर बैठ गए। तो पहला कॉम्बिनेशन आपका क्लियर कट नजर आ रहा है, जो मैंने दो कॉम्बिनेशन बताए थे। फर्दर जो दूसरा कॉम्बिनेशन था यहां पर, सिक्स हाउस, सिक्स लॉर्ड, एक मेलिफिक आर पॉजिटेड इन सिक्स हाउस। अब दो मेलिफिक बन गए। अब हम देखते हैं सिक्स लॉर्ड का सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड या वीनस से कोई कनेक्शन बन रहा है क्या। तो यहां पर सिक्स लॉर्ड सैटर्न ही है, सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड, देखिए सेवंथ लॉर्ड से कनेक्शन बन गया इसका। सेवंथ लॉर्ड जुपिटर है, तो जो सैटर्न सिक्स लॉर्ड सेवंथ लॉर्ड को देख रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। और मैंने कहा भाई डिस्प्यूट आएगा, मगर अब मैं देखूंगा क्या मैरिज टूटेगी भी क्या इस केस में। तो मैरिज टूटेगी तो सबसे पहले मैंने कॉम्बिनेशन देखा कि आठवें भाव के अंदर कोई मेलिफिक बैठा है क्या। आठवें भाव में मेलिफिक नहीं बैठा, तो पहला कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। अब मैं देखूंगा एट्थ लॉर्ड का सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड या वीनस से कोई कनेक्शन बन रहा है क्या। तो एट्थ लॉर्ड मार्स है, ना ही तो वो सेवंथ हाउस में बैठा है, ना ही वो सेवंथ लॉर्ड जुपिटर से कोई कनेक्शन बना रहा है, ना ही वीनस से कोई कनेक्शन बना रहा है। तो ब्रेक इन एंगेजमेंट का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, मगर डिस्प्यूट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। मैंने इन्हें कहा कि आप थोड़ा बातचीत करिए, आपकी बात समझ जाएगी, मैरिज ब्रेक नहीं होगी। जो भी आपकी गलत फहमियां हैं उन्हें आप दूर करने की कोशिश कीजिए। और ऐसा ही हुआ, यहाँ पर ये मैरिज ब्रेक नहीं हुई, मगर इसके अंदर काफी गहरे डिस्प्यूट क्रिएट हो गए थे। इस तरीके के डिस्प्यूट थे कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन दी है, एक दूसरे के बारे में इस तरीके की बात थी, फिर वो गलत फहमियां आगे जाकर क्लियर हुई और वो मैरिज हुई उन लोगों की, और आज की डेट में वो मैरिड हैं हैप्पीली। तो इसलिए हम इस तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अब तीसरी बात करेंगे अभी हम। ये सभी वो प्रश्न है, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, जिनको आप जन्म कुंडली से आंसर नहीं कर सकते, और ये जरूरी है। मेरा ये एडवाइस होगा कि मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चनों में आप ऑलवेज प्रश्न कुंडली लगाएं। तीसरा एक कॉम्बिनेशन होता है कि आपने अक्सर देखा है बहुत सारे केसेस में क्या होता है, लड़के लड़की माँ बाप जबरदस्ती मैरिज फिक्स कर देते हैं और इसके बाद बच्चे चले जाते हैं, जिसको हम भागना बोलते हैं। भागना बोलना थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब उनकी इच्छा से मैरिज नहीं होती, वो किसी और से मैरिज करना चाहते हैं, तो वो अक्सर घर छोड़कर चले जाते हैं, दूसरे व्यक्ति से जाकर कोर्ट में या कहीं पर जाकर मैरिज कर लेते हैं। उसको हम प्रश्न कुंडली से कैसे देखेंगे कि लड़की या लड़का मैरिज छोड़कर उस रिश्ते से बाहर निकल के भाग तो नहीं जाएंगे। इसमें सिंपल रोल है आपका, प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं, यह हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, माफ कीजिएगा। अब मार्स देख लीजिएगा, सिंपली मंगल, यदि वो आपकी प्रश्न कुंडली के 7वें भाव में बैठ गया, किसी भी स्थिति के अंदर आकर बैठ गया, एक्सॉल्टेड हो, अपनी राशि में हो, जैसी मर्जी स्थिति में हो, तो उस केस में ये क्लासिक्स में कॉम्बिनेशन दिया है डेथ का, मगर उसको डेथ ना माने, ये माने कि वो लड़के या लड़की उस मैरिज को छोड़कर भाग जाएंगे, जिसे हम भागना बोलते हैं। सो मार्स इज एफ्लिक्टेड होना चाहिए 7th हाउस में। केवल 7th हाउस में बैठा है तो उसे मंगल दोष बोलते हैं, मगर वो 7th हाउस में बैठकर प्रश्न कुंडली की बात बोल रहा हूं मैं, एफ्लिक्ट भी हो तो ऐसा होगा। सो मार्स इज एफ्लिक्टेड व्हेन इट इज इन एक्सॉल्टेशन or its own house in the 7th house. It may cause death of the girl run away with someone before marriage. अब गर्ल नहीं बॉय भी ले सकते हो। जनरली गर्ल इसलिए बोलते हैं कि लड़कियां घर छोड़ के जाती हैं, लड़के घर में ले आते हैं, इसलिए रन अवे का गर्ल के लिए यूज किया जाता है, बाकी जरूरी नहीं है गर्ल ही है। तो यहां पर हम ऐसा एक केस देखने की कोशिश करते हैं। यह है गर्ल रन अवे। देखिए कॉम्बिनेशन है आपका सैटर्न एंड मार्स, दोनों मार्स 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, एफ्लिक्टेड है भाई सैटर्न। सो एक ही कॉम्बिनेशन काफी है। यदि आपकी प्रश्न कुंडली जब आई और प्रश्न कुंडली के 7वें भाव के अंदर मंगल एफ्लिक्ट होकर बैठा हुआ है, तो इन दैट केस यदि आपके पास कोई भी प्रश्न आता है, मन मर्जी से शादी नहीं की, तो वो आपके पास आएंगे कि भाई हमने बच्चों की शादी वो कर दी है एंगेजमेंट, तो ये हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी, तो हम उसे आंसर कर सकते हैं भाई संभल कर रहिएगा, बच्चे जबरदस्ती आजकल एक्सेप्ट नहीं करते, वो चले जाएंगे, तो आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लें। तो ये 3 प्रश्नों के यहां पर जवाब दिए, और देखते हैं अभी हम प्रश्न।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अक्सर हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास लोग आते हैं तो वो उनकी ये वो होती है कि वो इस तरीके के प्रश्न हमसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? जब भी आप मैरिज एस्ट्रोलॉजी करोगे तो ये हर कोई ही ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कब शादी होगी, हस्बैंड कैसा होगा, मैरिज के बाद सुख समृद्धि रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने वाला हूं, और मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं हर सेंटेंस के बाद कि आप इन सभी प्रश्नों का आंसर जन्म कुंडली के बजाय यदि प्रश्न कुंडली से देंगे तो ज़्यादा सटीक होगा। आप जन्म कुंडली को यूटिलाइज करिए नो डाउट, मगर प्रश्न कुंडली ऐसे आंसर क्वेश्चन का आंसर बहुत सटीक वे में देती है। ये जो टेक्निक है इसको आप जन्म कुंडली पर भी लगा सकते हो। ये दोनों पर लगेगी, प्रश्न कुंडली पर भी लगेगी और जन्म कुंडली पर भी लगेगी। तो दोनों जगह पर लगाइए। विवाह के बाद, मैरिज के बाद आप उसकी सुख समृद्धि देखना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी आफ्टर मैरिज देखना चाहते हैं, तो इन कॉम्बिनेशंस को कुंडली के अंदर चेक करिए। आपको मालूम है उपचय हाउसेज होते हैं कुंडली के अंदर 3, 6, 10, 11। उपचय हाउसेज में कोई भी प्लेनेट जाता है तो उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशन में वृद्धि होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी है। बहुत लोग उपचय हाउसेज के लिए मानते हैं कि वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, ऐसा नहीं है। उसके सिग्निफिकेशंस में एनहांसमेंट होता है, वृद्धि होती है, अच्छे बुरे की बात नहीं होती। तो यदि खराब सिग्निफिकेशन है तभी भी वो उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो उपचय हाउसेज का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपकी मैरिज के लिए 7वां भाव इंपॉर्टेंट होता है। 7th लॉर्ड मैरिज का आपकी कुंडली के लिए मेन प्लेनेट है। 7th लॉर्ड ही आपकी शादी कराता है, और शुक्र आपको शादी या मैरिज का सुख प्रोवाइड करता है। इंटरनल आपको जो हैप्पीनेस है वो वीनस प्रोवाइड करेगा। लॉर्ड का काम है आपका काम कराना। 7th लॉर्ड का काम क्या है? आपकी मैरिज कराना। मगर आफ्टर मैरिज जो आपकी हैप्पीनेस है उसको आपका करवाएगा शुक्र, वीनस, जो कि मैरिज का कारक होता है। तो यहां पर हम इन दोनों प्लैनेट्स को मेनली देखेंगे, 7th लॉर्ड और वीनस। यदि वो आपकी कुंडली के उपचय हाउसेज में चले जाते हैं, प्रश्न कुंडली, साथ ही साथ जन्म कुंडली में भी आप ये देख सकते हो, तो आफ्टर मैरिज आपका जो है आपके पास धन संपत्ति होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी। हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रॉस्पेरिटी होगी, पैसा अच्छा होगा, आप ऐसा कह सकते हो। या आपकी प्रोग्रेस होगी बिफोर मैरिज, और आफ्टर मैरिज आप कंपेयर करोगे तो आफ्टर मैरिज आपका समय बेटर होगा। तो देखिए पॉजिटिव इंडिकेटर्स क्या है। When 7th Lord and Venus are placed in उपचय houses 3, 6, 10, 11, it generally bring prosperity after marriage। तो आप ये देख लीजिएगा, जन्म कुंडली में भी देख लीजिएगा, और उसके अंदर भी देख लीजिए आप प्रश्न कुंडली में। दोनों में है तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, 100% ऐसा होना ही होना है। मगर केवल प्रश्न कुंडली में आता है तभी भी आप यस कह सकते हो कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। मगर इसमें एक बात ध्यान रखनी है, 6th हाउस के अंदर जो भी जा रहा है वो भी उपचय हाउस है। 6 डिस्प्यूट को भी रिप्रेजेंट करता है। यदि 6 में वो प्लेस हो जाते हैं तो उन पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बेनिफिक होना चाहिए, तभी प्रॉस्पेरिटी देंगे। यदि मेलिफिक इन्फ्लुएंस है तो वो प्रॉस्पेरिटी देने की जगह आपको डिस्प्यूट दे देगा। तो जब भी वो उपचय हाउसेज में से 6th हाउस में जाता है आपका 7th लॉर्ड या शुक्र, तो वो प्रॉस्पेरिटी तभी देगा जब उसके ऊपर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं है। शुभ प्रभाव है तो ही देगा, अदरवाइज वो आपको डिस्प्यूट दे देगा। सिमिलरली the 7th house and Karka Venus must be well placed or well aspected by benefic to support post marital happiness। अब आपने तो देख लिया कि भाई ये इनकी मैरिज बढ़िया आ जाएगी नहीं जाएगी, सुख समृद्धि आएगी नहीं आएगी, ये आपने उपचय हाउसेस के बेस पर देख लिया। मगर समृद्धि केवल पता चलेगी इससे, आपको सुख तभी मिलेगा जब आपका 7th लॉर्ड और शुक्र आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड है और उन पर किसी भी मेलिफिक प्लेनेट का असर नहीं है। यदि अशुभ ग्रहों का असर है तो आपके समृद्धि होते हुए भी आपकी जो मैरिड लाइफ के अंदर सुख की कमी होगी, हैप्पीनेस की कमी होगी, क्योंकि समृद्धि आपकी प्रॉपर्टी को बताता है। हैप्पीनेस एक अलग चीज है, आपके पास बहुत साधन अवेलेबल हैं, बहुत आपके पास वेल्थ है, मगर हो सकता है हैप्पी ना हो। तो हैप्पीनेस के लिए प्रश्न कुंडली में भी और आप जन्म कुंडली में भी देख सकते हो आपका 7th लॉर्ड और शुक्र कितना बेटर प्लेस्ड है। जितना बेटर प्लेस्ड होगा उतना अच्छा होगा। इन्हें ही नहीं देखना है केवल, अभी तक जो मैंने बात की थी वो 7th लॉर्ड और शुक्र की बात की थी, मगर एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर ये केवल 2 प्लेनेट ही आपकी पूरा सब कुछ नहीं बताते। आपको उस केस में उस व्यक्ति का लग्न लॉर्ड भी देखना है। यदि पूरी तरीके से हैप्पीनेस देखनी है तो प्रश्न कुंडली में भी देख सकते हैं और जन्म कुंडली में भी देख सकते हैं। मून, चंद्रमा भी देखना है, वो आपकी मानसिक स्थिति को बताएगा। और 2nd लॉर्ड को भी आपको देखना है।
यदि ये सभी वेल प्लेस्ड हैं तो पर्सन की लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी होगी, हैप्पीनेस होगी, स्टेबिलिटी होगी, मैरिज में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। अभी एक कुंडली पर मैं लगाकर बताऊंगा, पहले मैं ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या बता रहा हूं कि सबसे पहले वेल्थ देखनी है आपको, पैसा लगता कितना होगा आफ्टर मैरिज, आपकी प्रोग्रेस होगी नहीं होगी। तो आप ये देखिए 7th लॉर्ड और वीनस यदि आपके उपचे हाउसेज में चले गए हैं तो आपको ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी प्रोग्रेस होगी आफ्टर मैरिज। मगर यदि 6th हाउस में गए हैं तो आप देखिए उस पर मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको देखना है कि आपके पास वेल्थ है, ठीक है, मगर आफ्टर मैरिज आपके अंदर सुख होगा कि नहीं, हैप्पीनेस होगी कि नहीं। तो आप 7th लॉर्ड और वीनस को देखिए वेल प्लेस्ड और बेनिफिक प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस के अंदर है, तब आप मान के चलिए कि आपको हैप्पीनेस भी रहेगी। साथ ही साथ आप लग्न लॉर्ड लग्नेश, मून और 2nd लॉर्ड को भी देखिए, ये भी हैप्पीनेस और वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ये सभी पैरामीटर अच्छे हैं तो मानिए आपकी लाइफ के अंदर बल्ले ही बल्ले है, आपको प्रॉस्पेरिटी होगी, हैप्पीनेस होगी, स्टेबिलिटी इन मैरिज होगी। अब हम एक कुंडली पर ये कॉम्बिनेशंस लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रश्न कुंडली से ही मैं कर रहा हूं यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आफ्टर मैरिज का। ये मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाई थी 3 जनवरी 2024 को। इसके अंदर अपने देखना है प्रॉस्पेरिटी होगी या नहीं। तो इसके अंदर देखते हैं, देखिए क्योंकि एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति आता है, वो कई तरीके के क्वेश्चन लेकर आता है, तो हम उसको आंसर सभी तरीके के प्रश्न करने होते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी मैरिज में होगी कि नहीं, तो यहाँ पर हम देखते हैं 7th लॉर्ड जुपिटर है और आपका कारक वीनस है। तो देखिए वीनस 6ठे भाव में बैठा है, 7th लॉर्ड जुपिटर आपका 11वें भाव के अंदर बैठा है और वीनस पर शुभ ग्रह का असर है, अशुभ ग्रह का असर नहीं है। मरकरी यहाँ पर ये शुभ ग्रह हो गया। प्रश्न कुंडली के अंदर नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट, नेचुरल मेलिफिक की बात करते हैं। हालांकि इसको सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है, मगर एक शुभ ग्रह का तो असर है ही। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर इसके पास इसको आफ्टर मैरिज पर्सन प्रोग्रेस करेगा डेफिनेटली। दोनों पे शनि का असर है, ऑल दो जुपिटर पे भी है, वीनस पर भी है, तो वो डिलेड होगा। एक्चुअली शनि उसको क्या करेगा, डिले करेगा, मगर सम वॉट प्रॉस्पेरिटी होगी डेफिनेटली, क्योंकि 7th लॉर्ड एज वेल एज आपका कारक दोनों ही आपके उपचे हाउसेस के अंदर चले गए हैं। और जो कारक है उसके साथ एक बेनिफिक प्लैनेट बैठा है, हालांकि सैटर्न भी उसे एस्पेक्ट कर रहा है, सैटर्न के एस्पेक्ट का भी असर उसके ऊपर होने वाला है। तो फिर भी मैं कहूंगा कि इसको आफ्टर मैरिज प्रोग्रेस होने वाली है, उतनी ज्यादा नहीं होगी। यदि सैटर्न नहीं देख रहा होता तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होती। पहला नियम हमने देख लिया। अब दूसरा नियम कि इसको प्रॉस्पेरिटी तो होगी, पैसा तो मिल जाएगा आफ्टर मैरिज, प्रोग्रेस तो होगी, क्या सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सुख मिलने के लिए अब हम देखेंगे इसका 7th लॉर्ड और वीनस कौन से भावों में बैठा हुआ है, किन इन्फ्लुएंस के अंदर है। तो बेसिकली यहाँ पर सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है 7th लॉर्ड को भी और वीनस को भी, दोनों के भाव भी अच्छे नहीं है। 11वां भाव कोई बहुत बेहतर भाव नहीं होता, ये 6ठा भाव है, कोई बेटर नहीं है, सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। अब मैं इसे देखूंगा तो हैप्पीनेस में मुझे थोड़ा कमी नजर आ रही है, उतनी हैप्पीनेस नहीं होने वाली है, क्योंकि 7th लॉर्ड और आपका कारक दोनों का प्लेसमेंट उतना बेटर नहीं है और सैटर्न उन्हें एस्पेक्ट कर रहा है। समृद्धि के लिए उपचे हाउसेस देख सकते हो, मगर जब सुख देखना है तो उनका प्लेसमेंट और उनके ऊपर एस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा। अब तीसरा पैरामीटर जो हम यहाँ पर देखेंगे वो हम इसमें साथ में चेक कर लेते हैं, लग्न लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, और इसके अलावा हम इनको देख लेते हैं मेनली लग्न लॉर्ड और 2nd लॉर्ड को और चंद्रमा को। तो लग्न लॉर्ड को देखते हैं तो उसका एक्चुअली प्लेसमेंट बेटर नहीं है। ये आपका 6ठे भाव में चला गया, सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है तो लग्न लॉर्ड भी एफ्लिक्ट हो गया। इसके बाद मैं देखता हूं मून राहु केतु एक्सिस पर आ गया तो मून भी समवॉट एफ्लिक्ट हो गया, और इसके बाद 2nd लॉर्ड भी मून है। तो इसका मतलब हैप्पी, इसको प्रॉस्पेरिटी तो होगी, समृद्धि तो व्यक्ति को मिलेगी, मगर सब उसके बाद एक्चुअली वो जो भी है थोड़ा प्रोग्रेस होगी, मगर मैरिड लाइफ के अंदर हैप्पीनेस की कमी होगी, सुख की कमी होगी, सुख शांति नहीं होगी। तो ये पर्सन ऐसा होगा कि मैरिज के बाद थोड़ा रिलेटिवली बेटर ससुराल मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। जो भी है, अब ससुराल बेटर मिल गया, मगर उसके बेटर मिलने से इसको कोई बहुत लाभ नहीं होगा, मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल होंगी। इस तरीके से हम इसको बताएंगे। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ये मैं बता ही चुका हूं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये भी नेगेटिव कॉम्बिनेशंस भी हैं जो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं। क्या होगा यदि 7th लॉर्ड, वीनस, लग्न लॉर्ड, मून और 2nd लॉर्ड आर प्लेस्ड इन 6th, 8th एंड 12th हाउसेस एंड एफ्लिक्टेड बाय मेलिफिक
और इन डेबिलिटेशन और कंबशन। द मैरिज लाइकली टू फेस हार्डशिप एंड मे नॉट बी प्रॉस्परस। तो हार्डशिप होगी यहाँ पर। इस कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि शुक्र आपका छठे भाव में चला गया था। देखिए शुक्र छठे भाव में चला गया है आपका, जुपिटर को आपका 8th लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। 8वें भाव से लिंक हो गया 7th लॉर्ड का, 6th लॉर्ड आपका जो वीनस है वो छठे भाव के अंदर बैठ गया, तो इस तरीके से मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी नहीं होगी, मगर थोड़ी प्रोग्रेस होगी। इस तरीके से इन सभी प्रश्नों का हम आंसर दे सकते हैं। तो आप वीडियोस को देखते रहिएगा। अभी चलो मैं इसमें एक कॉम्बिनेशन और बता देता हूं, एंड देन ओनली आई विल एंड द वीडियो। अपीयरेंस, कॉम्प्लेक्शन एंड कास्ट ऑफ द ब्राइड। अब देखिए अपीयरेंस, कॉम्प्लेक्शन आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी जन्म कुंडली के बेस पर भी अलग अलग तरीके से करते हैं, मगर प्रश्न कुंडली आपको एकदम सटीक उसी टाइम पर रेडीमेड आपको आंसर दे देगी विदाउट एनी टाइम। तो यहाँ पर अपीयरेंस मतलब रूप कैसा होगा, वधू या वर का, रंग कलर कैसा होगा, हम देखते हैं गोरा है काला है, और कास्ट क्या होगी। कास्ट का मतलब यहाँ पर आपकी सेम कास्ट के होंगे या नहीं होंगे, इंटरकास्ट मैरिज तो नहीं होगी। इन सभी चीजों को किस तरीके से देखना है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है 7वां भाव और 7th लॉर्ड, बस दो चीजों पर ध्यान देना है और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 7th लॉर्ड है तो आपको दिलवानी है वर या वधू, उसका काम है, जिम्मेदारी है, उसका सुख शुक्र बताता है कि आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, कारक। तो जो देखने में कैसा है, एक्सटर्नल जो भी चीज देखनी है वो आपको 7th लॉर्ड और 7वें भाव की जिम्मेदारी है। अब देखोगे कैसे आप प्रश्न कुंडली से, आप चाहे तो इसे जन्म कुंडली से भी देख सकते हो, इसमें भी कोई वो नहीं है। जन्म कुंडली से देखने का भी यही तरीका है। एक्चुअली 7th हाउस स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड या वाइफ, पति या पत्नी को 7वां भाव रिप्रेजेंट करता है। 7th लॉर्ड जो भी सप्तमेश है वो उसकी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है, क्या उसके अंदर क्वालिटीज हैं, देखने में कैसा होगा, सुनने में कैसा होगा, काम करने में कैसा होगा, बात व्यवहार में कैसा होगा, नेचर उसका कैसा होगा, इस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर हम आंसर करेंगे 7th क्वालिटीज बताता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्लेनेट एसोसिएटेड। 7th लॉर्ड कौन प्लेनेट है उसके बेसिस पर उसकी क्वालिटीज हम बताएंगे, और उस पर इंफ्लुएंस किसका है, प्लेनेटरी इंफ्लुएंस इन 7th हाउस। हम आंसर करेंगे 7वें भाव में किस प्लेनेट का इंफ्लुएंस है। ए बेनिफिक प्लेनेट हो यदि 7th हाउस के अंदर, शुभ ग्रह बैठ गया 7th हाउस में, तो शुभ ग्रह बैठ गया तो क्या होगा, वो शुभ ग्रह जैसे ही होगा, देखने में अच्छा होगा, ब्यूटीफुल होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होंगी, परिपूर्ण होगा, जिसे हम बोलते हैं अकम्प्लिश्ड एंड वर्चुअस होगा। वाइफ नहीं, यहाँ पर वाइफ लिखा हुआ, हस्बैंड भी मानकर चलिए, तो उसके अंदर सभी क्वालिटीज होंगी। 7th हाउस के अंदर यदि मैलिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है तो उसी तरह की चीज होंगी। अट्रैक्टिव नहीं होगा, ट्रबल्ड पार्टनर होगा, वो दिक्कतें क्रिएट करेगा प्रश्न कुंडली में यदि बैठा है तो। जन्म कुंडली में कॉम्बिनेशन को आप सोच समझ के लगाएं, मगर प्रश्न कुंडली में आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। 7th हाउस के अंदर यदि मैलिफिक प्लेनेट आकर बैठ गया तो आप जो भी स्पाउस है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। अब क्वेश्चन अराइज होगा जी कोई भी नहीं बैठा है तब क्या करें, इफ नो प्लेनेट इज प्लेस्ड। अब आप डिटरमाइन करोगे 7th हाउस में कौन सी राशि है, किस प्लेनेट की राशि है उसके बेस पर निर्धारित करोगे, मतलब लॉर्डशिप के बेस पर। करेक्टर ऑफ 7th लॉर्ड आपके डिसाइड करेंगे। सपोज मंगल की राशि है 7th हाउस के अंदर, तो मंगल जैसा थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है, रेडिश कलर हो सकता है। शुक्र की राशि है तो देखने में ब्यूटीफुल हो सकता है, लग्जरी पसंद हो सकता है। जुपिटर की राशि है तो धार्मिक हो सकता है, थोड़ा बुद्धि ज्यादा हो सकती है व्यक्ति में। इस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। ये सेम चीज आप आरूढ़ लग्न से भी देख सकते हो। आरूढ़ लग्न क्या होती है मैं अभी बता देता हूं। 12th हाउस के पद को आरूढ़ लग्न बोलते हैं। द अपीयरेंस एंड क्वालिटीज ऑफ स्पाउस कैन ऑल्सो बी जज्ड फ्रॉम आरूढ़ लग्न एंड द 7th फ्रॉम आरूढ़ लग्न। वीनस एंड मून इन स्ट्रेंथ आर प्लेस्ड इन एन इवन साइन। अभी देखिए पहले मैं आरूढ़ लग्न से बताता हूं कैसे देखना है। आरूढ़ लग्न का मतलब बता देता हूं जिन्हें नहीं पता है। 12वें भाव के पद को आरूढ़ पद बोलते हैं। 12th हाउस में जो राशि है उससे उसके लॉर्ड तक गिनना है आपको, जो भी राशि हो। यहाँ पर 12th हाउस में 2 साइन है तो इसका लॉर्ड शुक्र तक गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो जहां पर भी पहुंचे आप शुक्र तक 7 गिना, अब फिर वहीं से वापस से 7 गिनिए। जितने नंबर आया मतलब 12th हाउस से उसके लॉर्ड तक गिनने पर जो नंबर आया, तो यहाँ पर जैसे 7 आया है, 12th हाउस का लॉर्ड वीनस है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से फिर 7 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यही आरूढ़ लग्न होगी।
तो आरूढ़ लगने से 7वें भाव में कौन प्लेनेट बैठा हुआ है, आरूढ़ लगने से 7th हाउस में कौन प्लेनेट बैठा हुआ है, वो भी उसके करेक्टर्स और देखने में कैसा है, ये सारी चीजें आपका बता सकते हैं। जैसे हम लग्न से 7th हाउस देखते हैं, आरूढ़ लगने से 7th हाउस भी देखा जा सकता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप देखिए वीनस एंड मून यदि स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड हो इवन साइन में, इवन नवांशा में, साइन में भी इवन में हो, दोनों के दोनों ही, और नवांशा में भी इवन साइन में हो, तो आपका ब्यूटीफुल अकम्प्लिश्ड एंड वर्चुअस वाइफ या हस्बैंड मिलता है। आप कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्रमा की स्थिति देख लीजिए, ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखिएगा। 3 कॉम्बिनेशन बताएं, एक बार मैं रिपीट कर दूंगा आपको। यहाँ पर यदि देखना है तो देखिए वीनस आपका इवन साइन में है और मून भी इवन साइन में है, दोनों इवन साइन में है। नवांशा में जाता हूँ तो यहाँ पर नवांशा के अंदर वीनस और मून दोनों ऑड साइन के अंदर हो गए। कॉम्बिनेशन क्या था कि वीनस एंड मून इन स्ट्रेंथ आर प्लेस्ड इन एन इवन साइन और एन इवन नवांशा। तो इवन साइन में तभी भी एक कॉम्बिनेशन माना जाएगा। यदि इवन साइन में एक जगह पर भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर D1 में इवन साइन में नहीं होते और D9 में इवन साइन में होते, तभी भी हम कहते हैं ब्यूटीफुल वाइफ मिलेगी। इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन भी फिट बैठ रहा है तभी भी ब्यूटीफुल वाइफ मिलेगी, ऐसा आप मानकर चलोगे। तो यहाँ पर अभी हमने देखा क्या हुआ कि वो D1 चार्ट के अंदर इवन साइन में बैठे हुए हैं दोनों, इसका मतलब ब्यूटीफुल वाइफ मिलनी चाहिए, मगर आप नवांशा में गए तो दोनों ऑड साइन में हो गए, तो इसलिए उसके अंदर कुछ कमी आ गई। तो जिस लेवल का आप सोच रहे हैं एवरेज वाइफ होगी, आप ऐसा कह सकते हो। यदि वो इवन होता है दोनों जगह पर ही, तब तो हम कहते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल वाइफ। वैसे तो कॉम्बिनेशन ये है कि D1 के अंदर इवन साइन में हो दोनों, या D9 के अंदर दोनों इवन साइन में हो, तभी भी ब्यूटीफुल वाइफ या हस्बैंड मिलेगा, आप ऐसा कह सकते हो। परिपूर्ण होगा, उसके अंदर सारे गुण होंगे, मगर आप फिर भी इसको कॉम्बिनेशन को इस तरीके से लगाएं। अब D1 और D9 दोनों में देख लें, यदि दोनों जगह पर पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तब तो क्या कहने, और यदि एक जगह पर पॉजिटिव आ रहा है जैसे इस केस में, दूसरी जगह पर नेगेटिव आ रहा है, तब आप उसको एवरेज प्रेडिक्ट करेंगे कि एवरेज वाइफ एंड हस्बैंड जो भी है स्पाउस मिलने वाला है, ठीक ठाक होंगे, ना ही ज़्यादा खराब होंगे। मगर दोनों जगह पर ऑड होते तो हम कहते हैं कि बिलो एवरेज मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों का हम आंसर कर सकते हैं। तो आपको यदि लुक वाइज देखना है तो 7th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट के बेस पर हम डिसाइड करेंगे। 7th हाउस में यदि प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है तो हम डिसाइड करेंगे 7th लॉर्ड के बेस पर। आरूढ़ लगने से 7th से भी हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। फिर शुक्र और मून दोनों को आप लग्न कुंडली में देख लीजिए, दोनों इवन साइन में तो ब्यूटीफुल वाइफ होगी, दोनों ऑड साइन में है तो लेस ब्यूटीफुल होगी, एक इवन में एक ऑड में है तो बीच की होगी, ऐसे कह सकते हो आप। सेम ही एप्लीकेशन आप नवांशा में लगा सकते हो कि नवांशा में दोनों इवन में शुक्र और मून तो ब्यूटीफुल वाइफ होगी, वाइफ या हस्बैंड, और एक इवन में एक ऑड में तो एवरेज होगी, दोनों ऑड में है तो वो थोड़ा बिलो एवरेज होगी। अब हमने D1 और D9 दोनों जगह पर ये सूत्र लगाए, दोनों जगह पर एक जगह अच्छा मिल रहा है, दूसरी जगह बुरा मिल रहा है, कम अच्छा मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि एवरेज होगी। और इस तरीके से हम इन चीज़ों को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस सीरीज को देखते रहिएगा, मैं मैरिज से रिलेटेड सभी प्रश्नों के आंसर कमिंग वीडियोस में दूंगा। ये वो प्रश्न होंगे जिनका आंसर सभी लोग पूछते हैं मगर कैसे दिया जाता है ये पता नहीं होता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल सटीक है, इसके अलावा आपको और कुछ भी इन चीज़ों के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 चीज़ें पढ़ लीजिए, मगर ये मैंने जो आपको निकाल कर लेकर आया हूँ ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे बेहतर और सटीक टेक्निक है। नमस्कार।